गाइस, मेरा नाम है अब्बास कुरैशी और आप देख रहे हैं BOI के एकेडमी ऑफ साइंस। और अभी हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करे हैं 10th क्लास के लिए, जिसमें हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा आज का टॉपिक है केपलर्स लॉ। केपलर्स ने टोटल 3 लॉज दिए हैं, जिसमें से हमारे स्क्रीन के सामने भी फर्स्ट लॉ आपको दिखाई दे रहा है, केपलर्स फर्स्ट लॉ। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो ये क्या बोलता है, सबसे पहला जो वर्ड हमको जो डिफिकल्ट लगेगा वो है ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या होता है, ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव हो रहा है इस तरीके से, एक प्लैनेट है और क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। जिस रास्ते पे ये मूव हो रहा है उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। और दूसरा जो वर्ड है हमको जो डिफिकल्ट लग रहा है वो है एलिप्स। तो हम जान लेते हैं एलिप्स है क्या। आप जैसे कि इधर एक फिगर देख सकते हैं, एक कोन है। अगर एक कोन को हम ऊपर से काट देते हैं स्ट्रेट, अगर कैसा काट देते हैं, स्ट्रेट काटते हैं, तो अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, सर्कल। और अगर उसी कोन को हम इंक्लाइंड काटते हैं तो हमको एक शेप दिखाई देगा, और वो कैसा होगा, अंडे के आकार का होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिप्स बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। और एलिप्स के टोटल कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है F1 और F2। आपके ये समझ में आया, एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, प्लूरल में हम इनको फोकाई बोलते हैं। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम फोकस से, जैसे कि F1 से हमारे एलिप्स के कोई भी कर्व पे अगर एक पॉइंट खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं, तो F1 से अगर मैं कर्व पे जाता हूँ और वापस F2 पे जाता हूँ, और मान के चलिए मैं F1 से C पे जाता हूँ और वापस F2 पे जाता हूँ, तो ये डिस्टेंस हमेशा जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब F1B F2 इज इक्वल टू F1C F2 इज इक्वल टू F1A F2। ठीक है। तो एलिप्स क्या है, अंडे के आकार को हम सीधा कह सकते हैं एलिप्स है। ओवल शेप को भी हम कह सकते हैं एलिप्स है। तो केपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब के रास्ता, किसका रास्ता, प्लेनेट का रास्ता। जैसे कि ये हमारा प्लेनेट रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द सन, तो इसका रास्ता, इसका रास्ते को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। तो किसका रास्ता, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट। प्लेनेट का रास्ता कैसा है, एलिप्स के शेप का है, अंडे के आकार के शेप का है, विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। मैंने आपको बताया था कि एलिप्स के कितने फोकस होते हैं, 2। उस दोनों में से कोई भी एक फोकस पे कौन होगा, हमारा सन। ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या हुआ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट, किसका ऑर्बिट, किसका रास्ता, प्लेनेट का रास्ता कौन से शेप का है, एलिप्स के शेप का है, जिसमें जो हमारा सन है उस एलिप्स के कोई भी एक फोकस पे हमारा क्या होगा, सन होगा। तो ये होता है हमारा केपलर्स का फर्स्ट लॉ। चलिए बात करते हैं केपलर्स के सेकंड लॉ की। केपलर्स सेकंड लॉ का स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो स्वीप का मतलब क्या होता है, हम जनरल भाषा में उसे कह सकते हैं स्लाइड होना। ठीक है। अब मान के चलिए ये प्लैनेट ए है, स्टार्टिंग में ये ए पोजीशन पे था, इसको मैं इधर ला लेता हूँ, भी ए पोजीशन में था, और ये स्टार्टिंग डे 1 है, और कौन से पोजीशन पे है, ए पोजीशन पे है। जब मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके ये जो प्लैनेट है मूव होते गया और कहाँ पर आ गया, पॉइंट बी पे आया। जब वो ए से बी पे गया तो उसको टोटल टाइम कितना लगा, 5 डेज। कितना टाइम लगा, 5 डेज। तो अगर हम एक लाइन ज्वाइन करते हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं, प्लैनेट से और सन को, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं SA एक लाइन है, और वही चीज कौन बोलता है, केपलर, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। अगर हम प्लैनेट से सन तक की एक लाइन को ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन है वो स्वाइप होती है मतलब स्लाइड होती है। अगर हमारा प्लैनेट जो है ए पोजीशन से कहाँ पे चले गया, बी पोजीशन पे चले गया, तो हमारी ये जो लाइन है ये भी धीरे धीरे क्या होती जाएंगी, स्लाइड होती जाएंगी, ऊपर आते जाएंगी और यहाँ पे आ जाएंगी। और अब उसको हम क्या बोल सकते हैं, SB।
तो इसके बीच में जो भी एरिया कवर हुआ है उसको हम दे देंगे एरिया नंबर 1। उसी तरीके से अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट, मैंने कुछ दिन के लिए हो सकता है मैं अपनी स्टडी करना भूल गया और जब मैंने फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट किया तो मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो था पोजीशन नंबर सी पे। और जब मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट किया तो फिर से मैंने 5 डेज का इंटरवल रखा और मैं 5 डेज में क्या ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है सी से कहाँ पे आ जाता है, डी पे आ जाता है और इसको समय कितना लगता है, 5 डेज। अब फिर से जो एस सी जो लाइन थी वो स्वाइप हुई, स्लाइड हुई, धीरे धीरे इधर स्लाइड होते होते कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो इसने फिर से एक एरिया को कवर किया और उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एरिया नंबर 2। क्या बोलते हैं, एरिया नंबर 2। तो अब जो केपलर हमें समझाना चाहता है उसे समझिए। अगर कोई प्लैनेट को ए पोजीशन से बी पोजीशन में जाने के लिए उसको समय लगता है 5 दिन का। कितना समय लगता है, 5 दिन का। तो उसने जितना भी एरिया कवर किया है, तो जब भी वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाएगा, चाहे वो फिर सी से डी पे ही क्यों ना आ रहा हो, अगर उसको सी से डी पे आने के लिए कितना समय लगा, 5 दिन का ही अगर समय लगा, तो जितना एरिया घेरेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब कि ए से बी पे जाने पर उसको कितने दिन लगे थे, 5 दिन। तो उसने एरिया कितना घेरा था, A1 मान लेते, उसको हम क्या मान लेते हैं, A1। उसी तरीके से सी से डी पे जाने के लिए उसको कितने दिन लगे, 5 दिन। तो जो एरिया लगा हमको उसको हमने क्या बोले, A2। तो एरिया A1 हमारा क्या रहेगा, एरिया A2। और अगर ए से बी पे जाने को उसको लगे 5 दिन, उसको कितने दिन लगे, 5 दिन। और अगर सी से डी पे जाने के लिए उसको लगे 6 दिन या 7 दिन, कितने दिन, 6 दिन या 7 दिन, तब ये दोनों एरिया इक्वल नहीं होंगे। दोनों एरिया इक्वल कब होंगे, जब उनका टाइम इंटरवल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसी चीज को केपलर्स ने अपने सेकंड लॉ में समझाया है कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, अगर हम प्लैनेट से सन को एक लाइन ज्वाइन करते हैं तो स्वाइप करती है एरिया, क्या स्वाइप करती है, एरिया। और वो एरिया कैसा होता है, इक्वल होता है, अगर उनके टाइम इंटरवल भी क्या होता है, इक्वल होता है। होप करता हूं आपको समझ में आया। चलिए स्टार्ट करते हैं केपलर का थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो इसके अंदर हमको 3 डिफिकल्ट वर्ड देखने को मिलते हैं, वो है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन डिस्टेंस। अगर हम ये 3 वर्ड्स को, 3 चीज़ों को अगर हम समझ लेते हैं, अगर हम इन 3 चीज़ों को समझ लेते हैं तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहला वर्ड है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। सबसे पहला वर्ड है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है हम देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से जाकर ये पूरा रिवॉल्व होके वापस इसी पोजीशन पे आएगा। जब इस पोजीशन पे आएगा तो इस पोजीशन से उसको जब वो निकला तो हमने मान के चलिए हमारे स्टॉपवॉच को स्टार्ट कर दिए। क्या करें, हमने स्टॉपवॉच को स्टार्ट कर दिए, तो इसको यहाँ से निकल के पूरा रिवॉल्व होकर वापस यहाँ पे आने के लिए जितना समय लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, और उस पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन को हम डिनोट करते हैं टी से। कैसे डिनोट करते हैं, टी से। दूसरा वर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब के मान के चलिए ये टी वेरिएबल और आर वेरिएबल, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर मैं आर की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो टी की वैल्यू बढ़ेंगी, आर की वैल्यू कम करता हूँ तो टी की वैल्यू कम होंगी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने शेयर किया है। सपोज आर की वैल्यू अगर मैंने कितनी रख लिया, 2, आर की वैल्यू कितनी रखा, 2, तो आर की जगह मैं क्या रख दूंगा यहाँ पे 2, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड अगर हम लेते हैं तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8। अंडर रूट ऑफ 8 मतलब होता है टी इज इक्वल टू 2√2 और 2√2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 2.82। अगर मैं आर की वैल्यू रखता हूँ 2 की जगह 3, तो मेरे को आर की जगह क्या रखना पड़ेगा, 3 का, आर की जगह मैंने क्या रख दिया, 3, तो 3 का क्या है, क्यूब हो गया। 3 का क्यूब 27, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड अगर मैं करता हूँ तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 27 और अंडर रूट ऑफ 27 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी है, 5.19। तो इससे मेरे को क्या समझ में आया, मैंने आर की वैल्यू जब बढ़ाया, जब आर की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो टी की वैल्यू थी 2.82। जब आर की वैल्यू बढ़ी,
बढ़कर कितनी हो गई 3, तो t की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई 5। जब मैं r की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो t की वैल्यू भी बढ़ जाती है, r की वैल्यू कम करता हूँ तो t की वैल्यू भी कम हो जाती है। इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाया तो दूसरी वाली भी बढ़ जाती है, एक की कम किया तो दूसरी की भी कम हो जाती है। अब जो हमारा तीसरा वर्ड है वो है मीन डिस्टेंस। अब मीन डिस्टेंस हम क्यों ले रहे हैं, तो इस फिगर में आप देख सकते हैं ए और एस के बीच का डिस्टेंस जो है वो छोटा है, पर ये प्लैनेट हमेशा जो हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, एलिप्स के शेप में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। तो ये डिस्टेंस बार बार क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस छोटा है, यहाँ पे डिस्टेंस बड़ा है, यहाँ पे डिस्टेंस और ज़्यादा बड़ा है। तो जब हमारे को अलग अलग वैल्यूज़ आती है तो हम क्या करते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, एवरेज निकालने का सिंपल फंडा है कि मीन मतलब होता है एवरेज। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मान के चलो कि एक स्टूडेंट है जिसके मैंने टेस्ट लिया, आउट ऑफ 20 मार्क्स में से उसको फर्स्ट टाइम मिला 18 मार्क्स, नेक्स्ट टाइम मिला 19 मार्क्स, उसके नेक्स्ट टाइम मिला 13 मार्क्स। तो मेरे को पता करना था ऑन एन एवरेज वो स्टूडेंट है कैसा। तो मैंने क्या किया कि इन वैल्यूज़ को जो उसको मार्क्स ऑब्टेन हुए थे उनको मैंने क्या किया, प्लस किया। और वो कितने टेस्ट लिया था मैंने, 3। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं कि जितने मार्क्स उसको ऑब्टेन हुए, जैसे फर्स्ट था 18 प्लस सेकेंड था 19 प्लस थर्ड था 17, ऐसे मैंने कितनी वैल्यूज़ दिया, 1 2 3, तो मैं कितने से डिवाइड करूँगा, 3। अगर मैं 4 वैल्यूज़ लेता, फॉर एग्जांपल 18 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 18, तो मैं कितने से डिवाइड करता, 4 से। पर अभी 3 वैल्यूज़ लिया तो मैं कितने से डिवाइड करा, 3। तो एवरेज में वो कितना मिला, 18। तो इसी तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस जो दिए थे वो क्या थे, डिफरेंट डिस्टेंस थे, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, उसका मीन निकालते हैं, और उस मीन डिस्टेंस को हमने कैसे डिनोट करें हमारी फिगर में, आर से। तो अब स्टेटमेंट क्या बोलता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब टी का मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, और आर का मतलब होता है मीन डिस्टेंस, और मीन डिस्टेंस का क्या है, क्यूब। उसी चीज़ को केप्लस ने अपने थर्ड लॉ में बोला है, द स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर किसका है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन कैसा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि उनके बीच में कौन सा साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन डिस्टेंस के क्यूब को, मीन डिस्टेंस के क्यूब को। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। होप करता हूँ कि आपको तीनों लॉ समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रेविटेशन किस तरीके से, न्यूटन ने किस तरीके से ग्रेविटेशन के बारे में जाना और उसको किस तरीके से अपने लॉ में डिस्क्राइब किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम इस सीरीज़ में आपको पूरा होल सिलेबस कवर करने वाले हैं। थैंक यू। अभी तक के आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।